नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भारत में 43वें विश्व पर्यावरण दिवस आयोजन के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक भारत से प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक आयोजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रारंभ की गई मुख्य योजनाओं के विषय में बताया। सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने नींबू का प्रयोग कर नैनो दवा का संश्लेषण किया, जो रक्त में बिलिरुबिन की वृद्धि को कम करता है। एसोचैम के नए अध्ययन में भारत प्रतिवर्ष 20 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न कर दुनिया में शीर्ष के 5 देशों में शामिल। कचरे के सुरक्षित पुनर्प्रयोग की भारी चुनौती। सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए 43वें विश्व पर्यावरण दिवस के 5 दिवसीय समारोह का समापन किया। इस वर्ष भारत विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान था, जिसकी विषय वस्तु थी करेंगे संग प्लास्टिक प्रदूषण से जंग या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार प्लास्टिक पूरी मानवता के लिए खतरा बनता जा रहा है तथा किस प्रकार सागरीय पारिस्थितिकी पर इसका घातक प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने दीर्घकालीन विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत का अनुभव कहता है कि विकास पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। पेश है ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। आज धरती कई प्रकार के प्रदूषण झेल रही है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि तथा आज की तारीख में सबसे खतरनाक और तेजी से पांव पसारता हुआ प्लास्टिक प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि भारत प्रतिदिन 25,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसका मात्र 60% भाग दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित करता है। इस वर्ष भारत ने वैश्विक स्तर पर इस अवसर पर होने वाले समारोह की मेजबानी की, जिसकी विषय वस्तु थी करेंगे संग प्लास्टिक प्रदूषण से जंग, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस के समापन समारोह की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। इस समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहेम भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम कसने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा 2022 तक देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सीक्स to address a very significant challenge this year. Plastic now threatens to become a menace to humanity. As global host of World Environment Day 2018, I reiterate our commitment to sustainable development. Let us all join together to beat plastic pollution and make this planet a better place to live. प्लास्टिक प्रदूषण पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्लास्टिक उत्पादों के डिजाइन, निर्माण तथा निपटारे की दिशा में एक मजबूत दृष्टिकोण आवश्यक है। इस अवसर पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सीमेंट निर्माताओं का संघ तथा आईटीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा अध्यक्षों ने एकल इस्तेमाल के प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को इकट्ठा करना तथा उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना मुश्किल है। उन्होंने दीर्घकालीन विकास के लिए पर्यावरण के प्रति अपने लक्ष्यों को भी उजागर किया। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक डाक टिकट भी जारी की। साथ ही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित प्लांट डिस्कवरीज 2017, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, गुड न्यूज फ्रॉम इंडिया, प्लास्टिक इन लाइफ एंड एनवायरनमेंट तथा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिपोर्ट ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स जैसी पुस्तकों का विमोचन भी किया। ये दीर्घकालीन विकास के लिए 60 से भी अधिक देशों का वर्तमान अध्ययन प्रस्तुत करते हैं तथा एकल उपयोग के प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग तथा प्रबंधन पर दोबारा सोचने पर दबाव डालते हैं।
इसके अतिरिक्त विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की याद में विज्ञान भवन में 2 से 5 जून तक संबंध नामक एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में आम लोगों तथा पर्यावरण के बीच संबंध तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके योगदान पर बल दिया गया। Plastic packaging accounts for around 50% of all plastic waste generated globally, much of which is single use. The global plastic production is projected to nearly double within a short period of time. Eliminating single-use plastic, both from design chains to our consumer habits, is a critical first step to beat plastic pollution. प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में अन्य उल्लेखनीय कार्यों में 100 स्मारकों को कूड़ा मुक्त करना, महाराष्ट्र में पेट्रोल तथा डीजल वाहनों की बजाय विद्युत वाहनों का उपयोग कर उत्सर्जन समाप्ति के लिए एक शहरी ई गतिशीलता कार्यक्रम की शुरुआत शामिल है। देश के अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में पहल की है, जिनमें नागालैंड में प्लास्टिक कचरे से मुक्त होने की पहल, तमिलनाडु में एकल उपयोग के प्लास्टिक पर प्रतिबंध तथा हिमाचल प्रदेश में थर्माकोल प्लेट के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 7 जून को एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दोनों मंत्रालयों की आरंभ की गई मुख्य योजनाओं तथा उपलब्धियों के विषय में बताया। इनमें 1000 से अधिक संस्थानों को मदद, 5000 से अधिक उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों का विकास, 15,000 से अधिक छात्रों को पीएचडी की डिग्रियां और 10 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देना शामिल है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश की जनता के हितों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों को लगातार प्रोत्साहन दे रहा है। पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को सक्षम बनाने के लिए प्रभावशाली अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा नवाचार संचालित स्टार्टअप्स को काफी प्रोत्साहन दिया है। 7 जून 2018 को एक कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले 4 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 2014 से 2018 तक 4 वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों के संक्षिप्त विवरण पर एक पुस्तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेड एक्सेलेंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विमोचन किया गया। पिछले 4 वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संबंधित क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हुई है। 2014 से 2017 तथा 2018 से 2019 के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बजट आवंटन में 90% की भारी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जैव प्रौद्योगिकी विभाग में 65%, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के लिए 43% तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 26% की वृद्धि की गई है। पिछले 3 वर्षों में अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में निवेश दुगना कर दिया गया है। वित्तीय आवंटन में भारी वृद्धि का असर पिछले 4 वर्षों में अद्भुत उपलब्धियों के रूप में सामने आया है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों में नई तकनीकियों का विकास तथा उद्योग जगत को 800 नई तकनीकियां प्रदान करना शामिल है। कृषि क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आमदनी दुगनी करने तथा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की योजना पर कार्य चल रहा है। उदाहरण के लिए CSIR, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक संयुक्त शोध में पाला रोधी तथा बेहतर गुणवत्ता वाले सांबा महसूरी चावल की प्रजाति विकसित की गई है। 7 राज्यों में इस चावल की खेती आरंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त CSIR ने कई नई तकनीकियां विकसित की हैं, जैसे सौर ऊर्जा वृक्ष तथा आधुनिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेल। पिछले 4 साल में लगभग 60,000 साइंटिफिक पब्लिकेशंस, 5,000 से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट, 3,000 से ज़्यादा नए पेटेंट्स की फाइलिंग, ये हमने पिछले 4 साल के अंदर
करने की कोशिश की है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं आरंभ की गईं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिषद तथा द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्रैंड चैलेंज कॉल आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य शौचालयों का आधुनिकीकरण है। नवीन जैव शौचालयों के डिजाइन तैयार किए गए, जिनका उद्देश्य पानी का न्यूनतम प्रयोग, दुर्गंध मुक्त निकासी, अपशिष्ट का जैव विधि से अपघटन करना है। 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें एक है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज या मानक। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलवायु तथा कृषि क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अभिनव उत्पादों के विकास को प्रोत्साहन दिया है। भारत साइबर प्रणाली, सुपर कंप्यूटिंग, बायोफार्मास्यूटिकल्स तथा अन्य क्षेत्रों में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयारियां कर रहा है, जो तेजी से बदलती दुनिया में देश को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाएंगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे बहुत कुछ है बाकी, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। लगातार 2-3 दिनों से ये आग लगी हुई है। वन विभाग द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं और न कोई अधिकारी यहाँ आया है। पत्थर तो ये तो ऊपर वाली उसकी आग की बात है। अब जिसकी मौत होगी तो मरेगा ही। आग तो अपना आप तो लगती नहीं है, कोई ना कोई लगाता है तभी लगती है आग। सारे पेड़ पौधे जल गए हैं, इससे एयर तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा कि ये आग कैसे लगी, ये आग फैल कैसे रही है। क्यों बनाया तुमने उत्तराखंड? बोल देना उनसे, उत्तराखंड क्यों बनाया? हमारा उत्तराखंड का तुमने कर दिया चौपा। देखिए जलते जंगल, शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 9:30 बजे। यकृत हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई कार्य संपन्न करता है, जैसे पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायनों का संतुलन इत्यादि। जब लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो यकृत बिलिरुबिन उत्पन्न कर उसका रिसाव करता है। उच्च मात्रा में बिलिरुबिन के रिसाव से पीलिया की बीमारी हो सकती है, जिसमें आँखों तथा शरीर के अन्य भाग पीले पड़ जाते हैं। इसके कारण नवजात शिशुओं में तंत्रिका से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अब तक पीलिया के उपचार के लिए कोई प्रभावशाली दवा विकसित नहीं हुई है, लेकिन अब सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कोलकाता के वैज्ञानिकों ने नींबू का उपयोग कर एक नैनो दवा का संश्लेषण किया है। यकृत शरीर के विशालतम अवयवों में से एक है तथा कई महत्वपूर्ण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जैसे चयापचय, विषहरण, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि। यकृत द्वारा उत्सर्जित बाइल एसिड पाचन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बाइल में पाए जाने वाले पीले रंग के यौगिक बिलिरुबिन के अधिक मात्रा में स्राव होने से पीलिया तथा विषाक्त तंत्रिका समेत गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लगभग 80% और विशेषकर समय पूर्व जन्म लेने वाले नवजात पीलिया से पीड़ित हो जाते हैं। नवजातों में पीलिया के उपचार के लिए मात्र फोटोथेरेपी उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवजातों में बिलिरुबिन की मात्रा लक्षणपूर्ण तरीके से कम करने के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कोलकाता के प्रोफेसर समीर कुमार पाल के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम नवीन उपचार विधि द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा त्वरित गति से कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। Detection is the first important point for any kind of treatment, and we also know that the neonatal rate, the mortality rate is very high, and India is one of the top among the world. So once it is detected, so definitely then it could be actually treated. दिल का दौरा, घात, हृदय की बीमारियां तथा कैंसर के बाद यकृत की बीमारियां दुनिया में 5वीं सर्वाधिक जानलेवा है। वैज्ञानिक यकृत की बीमारियों के उपचार के लिए कई विधियों पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता दीर्घकालीन उपचार के बजाय अल्पकालिक है
तथा उनके कई कुप्रभाव भी हैं। लिहाजा प्रोफेसर समीर पाल तथा उनकी टीम के सामने यकृत की बीमारियों के उपचार के लिए नई दवाएं विकसित करने की चुनौती थी। Jaundice is extremely harmful for the newborn. Like jaundice, as you know, that it is like a elevated level of bilirubin in our blood. So whenever bilirubin is increasing in our blood, there is a possibility that bilirubin can cross the blood-brain barrier and can reach to the brain. So whenever it is reaching to the brain, what it will do, it will collapse the brain activity. So the life birth will become a completely hopeless, that the baby will not able to do anything. So it is called stillbirth. सूक्ष्म तकनीकी के उपयोग से प्रोफेसर पाल तथा उनकी टीम ने मैग्नीज के लवण तथा नींबू के रस के मिश्रण से सूक्ष्म दवा विकसित की है, जो रक्त में तेजी से बिलिरुबिन की मात्रा कम करने में सक्षम है। बिलिरुबिन के उपचार की इस विधि से नवजातों में पीलिया के इलाज की कई आशाएं उत्पन्न हुई है। हालांकि इस शोध के पूरा होने में अभी समय है तथा इसे नवजातों में पीलिया के उपचार के लिए लागू करने से पूर्व नैदानिक प्रयोग जैसे कई चरणों से गुजरना होगा। फिर भी प्रोफेसर समीर कुमार पाल तथा उनकी टीम ने साबित कर दिया है कि प्रतिस्पर्धा के दौर में भी शोध तथा एकाग्रता मानवता के कल्याण के लिए बेहतर परिणाम ला सकते हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर तथा टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। लेकिन क्या होता है जब हम आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए पुराने उपकरणों का उपयोग बंद कर देते हैं? दरअसल ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा बन जाते हैं। अगर इस कचरे को सुरक्षित तरह से समाप्त नहीं किया जाए तो वो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाते हैं और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। भारत दुनिया के 5 सर्वाधिक ई कचरे का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। ऐसी स्थिति में कचरे का सुरक्षित दोबारा प्रयोग आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान आपको इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित उपयोग के बारे में बता रहा है। साथ ही पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2016 ई कचरा प्रबंधन के नियमों में 2018 में किए गए परिवर्तनों के विषय में भी बता रहा है। सूचना तथा संचार क्रांति का युग अर्थव्यवस्था, उद्योगों तथा संस्थाओं सहित हमारे दैनिक जीवन में अहम बदलाव कर रहा है। एक ओर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर यही उत्पाद संसाधनों के अनियंत्रित उपभोग तथा भारी मात्रा में कचरा उत्पादन करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्रौद्योगिकी का तेज विकास, तकनीकी आविष्कारों का आधुनिकीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तेजी से बदलाव के कारण विश्व में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युतीय उपकरणों से उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी प्रकार के कचरे को कहते हैं जिनकी अब मूल रूप में उपयोगिता नहीं रही है या जिन्हें दोबारा उपयोग लायक बनाने या पूरी तरह समाप्त कर देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए पुराने रेफ्रिजरेटर, खराब हो चुकी वॉशिंग मशीन, बेकार कंप्यूटर तथा प्रिंटर, टेलीविजन, मोबाइल, आईपॉड, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव इत्यादि। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम के पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन परिषद के ताजा अध्ययन के अनुसार भारत दुनिया में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने वाले देशों में से एक है। यहाँ हर वर्ष 13 लाख टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जिसका सिर्फ 1.5% भाग विभिन्न संगठित अथवा असंगठित इकाइयों में दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। देश में उत्पन्न ई कचरे का 90% से अधिक भाग असंगठित बाजार में दोबारा इस्तेमाल अथवा नष्ट करने के लिए पहुंचता है। ये असंगठित क्षेत्र आमतौर पर महानगरों तथा बड़े शहरों की बस्तियां होती हैं, जहां अकुशल कामगार लागत कम करने के उद्देश्य से आधारभूत तरीकों द्वारा ई कचरे को दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। ये कामगार खतरनाक परिस्थितियों जैसे दस्तानों तथा मुखौटों का प्रयोग किए बिना कार्य करते हैं। इन कचरों से निकलने वाली गैस, अम्ल, विषैला धुआं तथा विषैली राख कामगारों तथा स्थानीय पर्यावरण के लिए खतरनाक होती है। ई कचरे में कई प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे सर्किट बोर्ड में कैडमियम तथा लेड, स्विच तथा फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर में पारा, पुराने कैपेसिटर्स तथा ट्रांसफॉर्मर्स में पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल तथा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को जलाने पर निकलने वाली ब्रोमिनेटेड आग।
इन हानिकारक पदार्थों तथा विषैले धुएं के लगातार संपर्क में रहने से कामगारों में बीमारियां पनपती हैं। देश के 9 राज्यों में 70% कचरे का उत्पादन होता है, जिसमें 19.8% योगदान के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। इसके बाद तमिलनाडु में 13.1%, आंध्र प्रदेश में 12.5%, उत्तर प्रदेश में 10.1%, पश्चिम बंगाल में 9.8%, दिल्ली में 9.5%, कर्नाटक में 8.9%, गुजरात में 8.8% तथा मध्य प्रदेश में 7.6% इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन होता है। Whatever the electronics gadgets we are using, maybe after 2 years or 3 years we are throwing here and there. So instead of throwing, we have to create a proper system. So we have to aware that these are also precious. So we have to keep our next generation free from pollution. That is why we have to contact the proper recycler. Wherever any city there is a recycling systems are there. We have to contact the systems. We have to submit our gadgets after end of life. So that can be dismantled further and used and can be recycled properly. देश में बढ़ते ई कचरे के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लागू किया। 2018 में इस नियम में सुधार किया गया ताकि देश में ई कचरे के निस्तारण को दिशा दी जा सके तथा निर्धारित तरीके से कचरे को नष्ट अथवा पुनर्चक्रित किया जा सके, ताकि ई कचरे को नष्ट करने के क्षेत्र को मान्यता प्राप्त हो, कामगारों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े तथा वातावरण प्रदूषित न हो। नए नियमों में इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के उत्पादकों के लिए उनके सुनिश्चित निस्तारण प्रबंधन तथा परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2018 के संशोधन के बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वो सरकार द्वारा सुनिश्चित लक्ष्य के अनुरूप ई कचरे को एकत्र कर उसका निस्तारण करे। इससे उत्पादक भी कम विषैले तथा पर्यावरण के अनुरूप उत्पाद तैयार करने के लिए उत्प्रेरित होंगे और उपभोक्ता स्वस्थ वातावरण में प्रौद्योगिकी के विकास का आनंद ले सकेंगे। अपनी ओर से सरकार हमें ई कचरे के खतरों से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये उपभोक्ताओं यानी कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ई कचरे के निस्तारण के लिए तय नियमों का पालन करें ताकि स्वयं स्वस्थ रहें तथा पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। People keep telling me you must act. तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे बार बार कहे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब इमोशंस एक्चुअली है हमारे अंदर, फ्रॉम अ मर्डरर टू अ नन। ये मेरा घर है सिड, तुमने आकर इसे कबाड़ खाना बना दिया है। Though I think that I like being behind the camera, I would rather observe than be observed. The world you want to live in, that is the world you must put out and create. नमस्ते, मैं हूँ कौंकना सेन शर्मा। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। पीएचडी तथा पोस्ट डॉक्टरल छात्रों में आम लोगों के बीच विज्ञान संचार कौशल को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च अथवा अवसर कार्यक्रम को आरंभ किया है। इसके अंतर्गत पीएचडी छात्रों के 100 सर्वश्रेष्ठ शोध आलेखों को प्रति आलेख 10,000 रुपयों की प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 100 में से 3 चयनित कहानियों को 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए तथा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। ये आलेख डीएसटी में सीधे प्रस्तुत किए जा सकते हैं या समाचार पत्रों में प्रकाशित हो सकते हैं। ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट एशिया का पहला समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल, साफ सुथरे तथा सैलानियों की सहूलियतों से संपन्न समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया गया।
ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट 12 अन्य समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मानकों के अनुरूप विकसित कर रहा है। 12 समुद्री तटों में महाराष्ट्र में चीवला तथा भोगवा तट, पुडुचेरी, गोवा, दमन और दीव में एक समुद्र तट और लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। विश्व का विशालतम उभयचर चीन का सैलमेंडर विलुप्त प्राय होने की कगार पर है। प्रकृति से धीरे धीरे इसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में हाल ही में शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में सामने आया है कि ये जंगल में पैदा हुई प्रजातियों को खोजने में असमर्थ थे। सैलमेंडर पूरे चीन के खेतों में पाए जाते थे, जहां मांस के लिए जानवरों का पालन किया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें किसी विशेष वातावरण में सीमित जनसंख्या के बीच संरक्षण देना समस्या का समाधान नहीं है। भारत की जीव विविधता प्रचुर है। यहाँ की विविध वनस्पतियों तथा जीवों को सार्वभौमिक मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन उनकी गिनती कभी नहीं की गई। इस वर्ष भारत सरकार देश की पर्यावरणीय संपदा के जिला स्तरीय आंकड़ों की गणना के लिए पंचवर्षीय कार्य आरंभ करने जा रही है। इन आंकड़ों से नीति निर्माण जैसे भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा सुनिश्चित करना, जलवायु शमन के लिए आवश्यक वित्तीय गणना इत्यादि शामिल है। इस दिशा में इस वर्ष सितंबर महीने में देश के 54 जिलों में एक पायलट परियोजना आरंभ की जाएगी। इस क्षेत्र की जमीन को ग्रिड का नाम दिया जाएगा। ये ग्रिड राज्यों की भौगोलिक स्थिति, खेतों तथा वन्य जीव विविधता के आंकड़े इकट्ठा करने तथा दर्ज करने में मदद करेंगे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात सलाहकार सेवाओं के लिए गठित भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर में 16 से 20 मई को आए चक्रवात सागर तथा 21 से 27 मई को आए मेकुनु का सटीक पूर्वानुमान लगाया था, जो क्रमशः सोमालिया तथा दक्षिणी ओमान समुद्री तटों से होकर गुजरे थे। इस उपलब्धि पर विश्व मौसम विभाग ने सही समय पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के सटीक पूर्वानुमान तथा निर्देशों द्वारा आपदा प्रबंधन में मदद देने के लिए नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय विशेषज्ञता प्राप्त मौसम केंद्र की सराहना की। अरब सागर पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ ही दोनों चक्रवातों पर इनसैट 3D, 3DR, स्कैटसैट तथा अन्य ध्रुवीय कक्षीय उपग्रहों द्वारा नजर रखी जा रही थी। इस सप्ताह विज्ञान के इतिहास में हम ब्रिटिश खगोलविद तथा गणितज्ञ जॉन काउच एडम्स को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 जून 1819 को हुआ था। वो वरुण ग्रह को खोजने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके कई महत्वपूर्ण योगदान हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने लियोनॉइड उल्का बारिश का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवर्ष धूमकेतु के धरती के करीब से गुजरने के कारण उल्का की बारिश होती है। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें 1848 में कोपले मेडल से सम्मानित किया। इसी वर्ष सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्यों ने उनके सम्मान में गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शोध के लिए विश्वविद्यालय में एडम्स पुरस्कार प्रारंभ किया। 1851 में वो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1892 में कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।